वो भी हिंदुओं के लिए बहुत काम करते थे। मुझे याद है कि आसामाई का मंदिर जो काबुल में सबसे बड़ा मंदिर है, उसको उस पर बुलडोजर चलाकर वहाँ से एक सड़क निकालने की योजना हुई। ये 1969 की बात है, 42 साल हो गए। वहाँ के सब लोग मेरे पास आए। हम लोग बादशाह के चाचा शाह वली, जाहिर शाह के चाचा जिंदा थे, उनके पास एक डेलीगेशन लेके गए। उन्होंने क्या क्या अच्छी बातें भारत के बारे में और हिंदुओं के बारे में कही, और कहे कि मेरा परिवार तो पता नहीं कितने 100 बरस से, कम 200 बरस से आप लोगों का इतना शुक्रगुजार है, ममनून है, कि मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि आपका मंदिर गिरा जाए। और मुझे अब तक याद है कि उस डेलीगेशन के अलावा एक बार एक सांसद वहाँ बबरक कारमल होते थे, उनको लेके मैं गया उनसे मिलने, शाह वली से, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, बबरक कारमल। तो बबरक कारमल ने आसामाई के मंदिर में जाके 1200 रुपये दान भी किए मेरे साथ। मैंने कहा 1100 करो, तो उन्होंने 1200 कर दिए, कहा 100 रुपये और ज़्यादा करता हूँ। तो ऐसे बहादुर लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लोगों की रक्षा के लिए वहाँ तलवार खींची और अपनी आवाज़ उठाई। आपने अभी जिक्र किया, राणा चंद्र सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत बहादुर आदमी। राणा चंद्र सिंह शायद जुल्फिकार अली कैबिनेट की डिप्टी मिनिस्टर थे, और हमारे what a wonderful man he was, what a remarkable person was. I had my lunch with him at his home. बड़ा बहादुर आदमी। और ये हमारे वीपी सिंह उस समय यहाँ डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली में, 30-40 साल पुरानी बात है। वो उनके रिश्तेदार हैं। राणा चंद्र सिंह, कर्नल ट्रेसलर को याद करता हूँ, सलमान तासीर को याद करता हूँ, और सिंध के गुलाम मुर्तज़ा सैयद साहब, GM सैयद साहब, उनको हमने यहाँ बुलवाया था करीब 25 साल पहले। वो 2 हफ्ते यहीं दिल्ली में रहे, रोज मेरे साथ दिन में खाना खाते थे। किस कदर बहादुर आदमी हो, वहाँ रहता हुआ सिंध का नागरिक होते हुए 2 बात वो करते थे, और उन्होंने सिंध की समस्याओं से मेरा बहुत परिचय कराया। मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्प्रेड हो गया है सेशन। एक तो जब पहली बार मैं पाकिस्तान गया तो 4 शहरों में गया, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची। 4 शहरों में जितने मंदिर थे, छोटे मंदिर, ऑक्यूपाइड मंदिर, लोगों ने कब्जा कर रखा था, कईयों ने मंदिर में बाथरूम बना रखा था, कईयों ने बेडरूम बना रखा था, एक एक मंदिर में देखने गया, सबके मैंने फोटो दिए। और यहाँ आके कोई 60 पेज का एक आर्टिकल इंदौर के नई दुनिया अखबार में लिखा, उस पर 2000 चिट्ठियाँ आई, 2000 लेटर्स टू दी एडिटर आए, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फिर कैरेवन में मैंने एक ही दिन में बैठ के कर दिया। वो कैरेवन एक पत्रिका निकलती थी, अभी निकलती है कि नहीं पता नहीं, सरिता वालों की, उसमें वो पूरा छपा 20-25 पेज का अंग्रेजी में आर्टिकल। तब हाँ, वो अभी मिल जाएगा नेट पे डालने। तो मैंने कई चीज़ें जो वहाँ महसूस की। मेरे पहले जो सज्जन यहाँ बैठे थे उन्होंने बताया कि उस समय वहाँ 25 लाख ईसाई थे और 25 लाख हिंदू थे। वो जो ईसाई थे वो ईसाई नहीं, वो सारे लोग हिंदू थे, लेकिन क्योंकि दलित हैं, हरिजन हैं और मुसलमान लोग अपना सब टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, सड़कें साफ करने के लिए खुद काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, उनको मजबूर नहीं किया कि वो भाग के भारत आ जाए, उनको किसी मजबूरी में रखते। वहाँ जो हिंदू लोग हैं काफ़ी मदद में रहते थे, उनके दबाव में रहते थे, लेकिन कई बहादुर हिंदुओं को मैंने कराची के मंदिरों में छठ की बात करते हुए सुना। मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस भी जाया करते थे, सिक्योरिटी वाले मेरे साथ रहते थे, उनकी उपस्थिति के बावजूद वो दिल खोल के अपनी सारी बात बताते थे। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अभी भी करने के लायक है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को इन बातों को उठाने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये मामला सांप्रदायिक नहीं, ये एक सेक्युलर सरकार का परम पवित्र कर्तव्य है कि पुराने भारत में, विशाल भारत की जो समस्याएं छूट गई हैं उनके बारे में वो बराबर बात करें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन ये है, और खासतौर से आप जो ऑर्गेनाइजर हैं, कि क्यों नहीं आप एक डेलीगेशन लेके SM कृष्णा से मिलते हैं, और SM कृष्णा से भी ज़्यादा, क्योंकि ये दुर्भाग्य हमारे देश का, मेरे मित्र हैं सब लोग, प्रधानमंत्री जी भी और SM कृष्णा जो आजकल विदेश मंत्री हैं, मुझे यहाँ सार्वजनिक तौर से भी ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इन लोगों का विदेशी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कुछ समझते भी नहीं है।
उनसे बात करोगे, आप समय नष्ट करोगे। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप शिवशंकर मेनन से मिलिए, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मेनन बहुत देशभक्त, वो बहुत देशभक्त आदमी है और मैं उनको पिछले 40 साल से जानता हूँ। आप हाँ जी हाँ 3 साल वहाँ रहे, उनसे बात करें। रंजन मथाई हमारा योग्य अफसर है, वो विदेश सचिव है, अभी फॉरेन सेक्रेटरी है, उनसे बात करें। अभी हमारा जो राजदूत वहाँ पर है, 2 राजदूत हैं, दोनों बहुत बढ़िया हैं। सबरवाल है, शरद सबरवाल, वो इस्लामाबाद में हमारा राजदूत है। वो सबरवाल भी बहुत समझदार है और भारत को समझता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा राजदूत मुखोपाध्याय हमारा काबुल में है, उससे भी बात करना चाहिए। ये 4 लोग हैं कि जिनसे हम लोग बात करें, उनको समस्या समझाएं, वो जरूर असर होगा। जैसे वीज़ा की समस्या है, थोड़ा सा मैं आपको कह दूँ कि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है वीज़ा की पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, मंत्रियों वगैरह को मैं बोलता रहता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? डर जो है, संशय, वो मैं आपको कहता हूँ। पता नहीं आपको किसी ने कहा कि नहीं, कि उनको ये लगता है कि हमारे हिंदुओं को पटा के, उनको पैसे वैसे दे के, उनको कोई डर वर दिखा के कहीं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यूज न करें। ये हमारी एजेंसी को बहुत ज़्यादा डर होता है, इसलिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग मुझे सुबह फ़ोन करते हैं, दोपहर को वीज़ा उनको मिल जाता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं यहाँ आना चाहते हैं या कोई समस्या है अफगानिस्तान के, लेकिन उनके दिल में वही दहशत बैठी रहती है कि हिंदुओं को जासूस की तरह इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ, ज़्यादा आसान। तो एक स्थिति ऐसी बनने वाली है अगले 5 साल में कि वीज़ा वगैरह लगभग खत्म हो गए, ये रह गए। ये मैं आपको बोलता हूँ। पाकिस्तान में मैं सारे नेताओं से मिलता हूँ, जब जाता हूँ, दोनों तीनों पार्टियों के सब नेताओं से बहुत ही घनिष्ठता से मेरी बात होती है। वो पब्लिक में चाहे जो कहें, अंदरूनी सब महसूस करते हैं कि भारत से संबंध घनिष्ठ बनना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, MNF जो वो स्वीकार होना चाहिए। 5-1 साल में स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वहाँ से आने वाले जो हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा भारत सरकार दिक्कत करेगी, लेकिन प्रेशर बनाए। आपने जो बात पाठ्य पुस्तकों के बारे में मुझे कहना है, वहाँ की टेक्स्ट बुक्स में हमारे खिलाफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और आजकल की बातें बहुत हमारे खिलाफ जहर भरा है। उसमें भी अज्ञान बहुत है। यदि वहाँ के नेताओं से जो पढ़े लिखे हैं और थोड़े से वेस्टर्नाइज्ड हैं, उनसे जाकर आप बात करें, उनको दिखाएं हुई क्या लिखा है, तो उनको बहुत शर्म आती है। प्राइवेटली पर्सनली वो सब एक्सेप्ट करते हैं कि ये अच्छी बात नहीं। मैंने कहा इससे हमको कोई नुकसान नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, भारत तो वर्ल्ड पावर बनने वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते। तुम्हारे बच्चों की दिमाग बर्बाद हो जाएगी, ये जो जहर है ये तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करेगा, उनके पर्सपेक्टिव्स बिगड़ जाएंगे। और जब वो हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं हिंदू ऐसे होते हैं, बदमाश होते हैं, ऐसे गुंडे होते हैं, ऐसे दुष्चरित होते हैं। जब हम आपको देखते हैं तो हमको लगता है कि मतलब आप तो मुसलमान से भी ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा मुझे सैकड़ों लोग जगह जगह बोलते हैं कि हम जो शुद्धतम मुसलमान, सबसे ऊँचा अच्छा मुसलमान समझते हैं, उससे भी अच्छे तो आप हैं। हम किताबों में धोखा पढ़ते हैं हिंदुओं के बारे में, तो झूठ बोलते हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि वो दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं, ये भी मुझे मालूम है, मुझे रिपोर्ट आती है, लेकिन मेरे सामने वो ये बात बोलते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमको दोनों धाराएं माननी चाहिए कि उनका सुधार भी करें, प्रेम से बात करें, बहस करें, जहाँ भी जाए डरे। पहले हिंदुस्तान के जितने नेता और बड़े लोग जाते थे वहाँ खुल के बात नहीं करते। मेरा तरीका यह है कि मैं खुल के बात करता हूँ, उनकी टेक्स्ट बुक के बारे में उनसे बात करता हूँ। वो कश्मीर के मामले में कुछ वो प्रणांगवाद बोलते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे याद है पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया था तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में वो जो जनरल थे, जनरल ज़ियाउल हक के बॉस, उन्होंने मेरा भाषण रखा। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा जो पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर है, वो तो मेरा बस अगर चले, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो आपको तश्तरी में रख के भेंट करूँ। तो उन्होंने कहा क्यों कर दें? मैंने कहा उससे हमको कुछ फायदा नहीं, हमारे कश्मीर से नुकसान ही नहीं, मैं तो आपको देना चाहता हूँ। तो बड़े खुश हो गए। तो मैंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त कि अपनी बेटी को आपके घर में ब्याहना चाहता हूँ, तो ये तो देखो कि खाने के लिए वहाँ रोटियाँ भी है कि नहीं। आप अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से क्या बर्ताव करते हो ये तो देखूँ मैं। तो बस खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो मैंने कहा बोले उसका क्या मतलब है? मैंने कहा जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके बारे में किताब छपी कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मैंने कहा जो कश्मीर आपके पास हमारा आपने छीन रखा है उसको तो आपने वेश्यावृत्ति का अड्डा बना रखा है, तो मेरा कश्मीर में आपको कैसे दे दूँगी?
पहले ये तो बताओ कि वहाँ हाल क्या